ओके। तो आज ये ग्राफ हो गया। पेज ब्रेक बिफोर एंड पेज ब्रेक आफ्टर, प्लेस होल्डर, लेक्सिकल पैरामीटर्स, ये सब देखते हैं। ठीक है। तो पेज ब्रेक तो वैसे अभी बताया था, ये जस्ट वही चीज़ है कि यहाँ पे कोई, पहले ये रिपोर्ट दिखाता हूँ फिर से कि ये सारे जो हैं यहाँ पे डेटा ख़त्म हो रहा था एक, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट जो प्रिंट हो रहा था ऑब्जेक्ट वो था ग्राफ। करेक्ट। अब ये ग्राफ दिखने से पहले आ, उसने पेज को ब्रेक किया, यानी उसी पेज में कंटिन्यू नहीं किया। इवन इस पेज में जगह बचा हुआ था नीचे में, बट वो अगला पेज में मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने इसको पेज ब्रेक किया था। तो अगर मैं यहाँ से इसके ऊपर प्रॉपर्टी पहले जाऊँ और यहाँ पे पेज ब्रेक बिफोर को वापस से नो कर दो, तो वो उसी पेज में कंटिन्यू करेगा। ठीक है। तो अगर मैं इसको वापस से रन करूँ तो ये यहाँ पे जहाँ डेटा ख़त्म हुआ ये वहाँ से कंटिन्यू कर गया, पेज को ब्रेक नहीं किया, उसी को यूटिलाइज किया। ठीक है। यानी अगले पेज में नहीं आया। तो ऐसे अगर कभी किसी को ज़रूरत हो कि, जरूरी नहीं कि ये सिर्फ ग्राफ के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको प्रिंट करना है और उस ऑब्जेक्ट को इस रिपोर्ट में प्रिंट होने से पहले या फिर प्रिंट होने के जस्ट बाद अगर आपको पेज को ब्रेक कर देना है, तो इसलिए हम लोग उस प्रॉपर्टी में उसका जा करके पेज ब्रेक यस कर देंगे। अब वो बिफोर करने के आफ्टर करना है वो तो आपका रिक्वायरमेंट है, कि जैसे यहाँ पे मैंने इसके लिए सेट किया था पेज ब्रेक बिफोर, मतलब ये ऑब्जेक्ट प्रिंट हो उससे पहले पेज ब्रेक हो जाए, यानी अगला पेज पहले जनरेट हो जाए। अब मुझे इस पेज में नहीं काम करना है, तो ये बिफोर मैंने किया था कि पहले पेज ब्रेक हो जाए उसके बाद ये प्रिंट करो इसको। अगर मैं पेज ब्रेक आफ्टर कर दूं, ठीक है, तो पहले मैं पेज ब्रेक बिफोर वापस से करता हूँ। ठीक है। इसके ऊपर मैं वापस से जाता हूँ और इसका प्रॉपर्टी पैलेट में पेज ब्रेक बिफोर यस करता हूँ। तो यानी ये ऑब्जेक्ट जब प्रिंट होने जाएगा तो पहले एक नया पेज लेके आएगा, उसके बाद ये डेटा को दिखाएगा या इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करेगा। तो देखो अब यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है, ये अगले पेज में चला गया। ठीक है। अब ये पेज ब्रेक बिफोर हो गया, यानी इस ऑब्जेक्ट के पहले। अब इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट होने के बाद भी पेज प्रिंट अगर ब्रेक करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो इसी पे अगर मान लो F4 किए और पेज ब्रेक आफ्टर को भी यस कर दे, तो ये फिर से पेज ब्रेक करेगा और उसके बाद वाले ऑब्जेक्ट अब अगले पेज में चले जाएंगे, क्योंकि ये बोल रहा है कि मैं जब प्रिंट होऊंगा उसके बाद भी एक पेज ब्रेक कर दूंगा। तो ये देखो इसने पेज ब्रेक कर दिया, यानी प्रिंट होने से पहले पेज नंबर 3 में था तो पेज 4 में आया। अब प्रिंट होने के बाद फिर से उसने ब्रेक किया तो पेज 5 बन गया और पेज 5 में बचा हुआ ऑब्जेक्ट्स दिख रहा। तो ये है पेज ब्रेक बिफोर एंड आफ्टर। कि कई बार आपको कोई कंडीशन या फिर लगता है कि ये ऑब्जेक्ट को अगले पेज में दिखाना है, तो आप वहाँ से उसके लिए पेज ब्रेक का ऑप्शन यूज कर सकते हो। ठीक है। तो ये जरूरी नहीं कि ग्राफ के लिए हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि आपका ये रिपोर्ट तो अभी सिंपल दिख रहा है, मान लो कि ये रिपोर्ट कोई कॉम्प्लेक्स सा होता है, इसमें ढेर सारा बड़ा सा कुछ होता, कोई एक लाइन को भी अगर आप चाह रहे हो कि वहाँ से पेज ब्रेक हो जाए तो वो कर सकते हो। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं कंट्रोल A करके ये फ्लेक्शन कन्फाइन ऑफ कर देता हूँ, और इसका जो मेन सबसे पेरेंट ऑब्जेक्ट है, यानी पेरेंट वाला जो फ्रेम है वो थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है। और मान लेते हैं, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक लेवल ले लेता हूँ ऐसे ही, दिस इज डमी लेवल। ठीक है। अब ये डमी लेवल के ऊपर F4 करता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि इस जो डमी लेवल है वो लेवल को प्रिंट करने से पहले मुझे पेज को ब्रेक कर दो। तो क्या होगा कि सारा डेटा जो इम्प्लॉय रिलेटेड है वो सारा खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीटिंग फ्रेम में नहीं है, वो बाहर रखा है मैंने। तो वो सारा खत्म हो जाए और ये जब लेवल प्रिंट हो उससे पहले एक नया, इसका मतलब कि ये एम्प्लॉय का सारा डेटा 3 नंबर पेज तक खाएगा, है ना, और ये जो प्रिंट होगा पेज नंबर 4 में चला जाएगा। और फिर मैं नीचे ग्राफ के लिए भी मैंने बोला
कि ये भी प्रिंट होने से पहले पेज ब्रेक हो, तो इसका मतलब कि ये जो पेज नंबर 4 में था वो तो प्रिंट होगा और ये वाला पेज 5 में चला जाएगा। देखते हैं। ठीक है, देखो टोटल 5 है। अब यहाँ शुरुआत से देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, 3 पेज तक ये हुआ। और वो जो लेवल है, देखो लेवल अकेला प्रिंट हुआ क्योंकि ये चाहता है कि मैं अगले पेज में आऊँ, और फिर ये भी चाहता है कि मैं अगले पेज में आऊँ। तो वो उस पेज में तो रहेगा नहीं, तो इसलिए ये अकेला इस प्रिंट प्रिंट हुआ इसमें। और फिर ये उसने, और फिर ये भी चाहता है कि मेरे बाद वाले भी मेरे पेज में ना रहे, दूसरे में जाए। तो उसने फिर से इसको भी खिसका दिया, तो ये पेज नंबर 6 में चला गया, है ना। तो यही फंडा है बेसिक पेज ब्रेक का, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्लेस होल्डर कॉलम। ठीक है, अब प्लेस होल्डर कॉलम क्या होता है। प्लेस होल्डर कॉलम के लिए मुझे एक सिंपल एम्प्लॉय वाला बनाना पड़ेगा। इसको बंद करता हूँ। एक सिंपल रिपोर्ट बनाते हैं, लेट से ईएमपी डिटेल्स, टेबुलर ही लेता हूँ। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे अगर मान लो कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, नेक्स्ट, कुछ गड़बड़ है, डबल पी हो गया, ओके। यहाँ से मान लो एम्प्लॉय नेम, फर्स्ट नेम, सैलरी एंड डिपार्टमेंट, इतना ही लेता हूँ दिखाने के लिए। नेक्स्ट नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, फिनिश। ठीक है, ये सिंपल ग्रिड बन गया। इतना पहले सेव कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम रखता हूँ EMP कॉलम प्लेस होल्डर CP। ठीक है, ये सेव हो गया। अब प्लेस होल्डर कॉलम होता क्या है, तो इसमें पहले तो हमने अलग अलग सिनेरियोज के साथ साथ अलग अलग कॉलम का मैंने डिफाइन बताया था कि समरी कॉलम क्या होता है, फार्मूला कॉलम क्या होता है, प्लेस होल्डर नहीं बताया था। करेक्ट। तो समरी कॉलम बेसिकली क्या होता है कि अगर मान लो यहाँ पे मैंने एक समरी कॉलम बना लिया, तो समरी कॉलम सिंपली अगर समझा जाए तो ये वैल्यूज को कैलकुलेट करता है, समराइज करता है बेस्ड ऑन दी ओरेकल इनबिल्ट फंक्शंस, है ना। ओरेकल के अपने कुछ फंक्शंस हैं, उसको यूज करके ये कैलकुलेट करता है वैल्यूज को। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो इसके ऊपर F4 करते हैं समरी कॉलम में, तो अगर ये हमसे पूछेगा कि क्या सम करना है आपको, या एवरेज करना है, मिनिमम मैक्सिमम काउंट, या क्या करना है, कुछ परसेंटेज निकालना है। और अगर सम करना है तो क्या रिपोर्ट टोटल करना है, पेज टोटल करना है, या फिर डिपार्टमेंट वाइज टोटलिंग करना है। तो ये जो ओरेकल के इनबिल्ट फंक्शन है उसके बेसिस पे ये कैलकुलेशन कर रहा है। करेक्ट। और उसमें हम सोर्स बताते हैं कि आप कौन से कॉलम पे समरी करोगे, लेट्स से सैलरी पे टोटलिंग करना है। तो ये जो समरी कॉलम है, ये क्लियर है कि समरी कॉलम का मतलब है कि वो कैलकुलेशन करेगा बेस्ड ऑन द इनबिल्ट ओरेकल फंक्शंस। ठीक है, अब वैसे ही फार्मूला कॉलम है। फार्मूला कॉलम क्या होता है, ये भी कैलकुलेट करता है, लेकिन ये ओरेकल के इनबिल्ट फंक्शन के साथ नहीं, हमारा अपना फंक्शंस या फिर कोई एक्सप्रेशन या फिर मेरा PL SQL का कुछ लॉजिक अगर इसके अंदर लिखना है, उसके बेसिस पे ये वैल्यू कैलकुलेट करता है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ वैल्यू रिटर्न करता है, तो ये एक तरह का ये फंक्शन ये भी है। जैसे कि आपका ये भी तो एक फंक्शन ही था ना, ये वैल्यू रिटर्न कर रहा था, टोटल टोटल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो वैसे ये भी वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ पर ये किस तरह का वैल्यू रिटर्न करेगा, नंबर या डेट या फिर कैरेक्टर, वो यहाँ पे डेटा टाइप यहाँ चूज कर लो। फिर यहाँ पर फार्मूला में जाओ, इसका PL SQL फार्मूला में, तो यहाँ पर वहाँ पे क्या था कि सम था, एवरेज था, मिन था, मैक्स था, वो इनबिल्ट फंक्शंस थे।
और यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये देखो मेरा अपना फंक्शन होगा, यानी यहाँ पे जो भी लॉजिक लिखूंगा PL/SQL का, या फिर कोई भी एक्सप्रेशन लिखूंगा, या फिर कोई क्वेरी लिख करके कुछ कैलकुलेट करके रिटर्न करूंगा, तो ये मेरा अपना मेथड होगा कुछ वैल्यू को कैलकुलेट करने का। सो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला कॉलम, कि ये हमारा अपना मेथड होगा, अपना एक्सप्रेशन होगा। तो मान लो कि यहाँ पर लेट से यहाँ पे अगर वो जो सम निकाला था ना उसने, सम ऑफ सैलरी टोटल रिपोर्ट वाइज, तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो यहाँ इनटू दे दिया वी नम करके कोई वेरिएबल बनाया, और रिटर्न में वी नम कर दिया, क्योंकि रिटर्न में डेटा टाइप है, तो अब मुझे यहाँ जो वेरिएबल बना रहा हूँ वो वी नम होगा और इसका डेटा टाइप होगा ये। तो ये वी नम मेरा नंबर डेटा टाइप है, और यहाँ ये भी नंबर है, और रिटर्न भी मैं वी नंबर कर रहा हूँ जिसका डेटा टाइप नंबर है। तो अब ये मेरा कैलकुलेट करके, यानी कैलकुलेशन किया है इसने। अभी तो ये सिंपल एग्जांपल है, यहाँ पर इतना बड़ा भी कैलकुलेशन या एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो ये हो गया फॉर्मूला कॉलम। ठीक है, तो ये भी हमें टोटल ही सेम वैल्यू देगा। ठीक है, अब होता है, अब प्लेस होल्डर क्या है? प्लेस होल्डर होता है कि ये कुछ कैलकुलेट नहीं करता है, ये एक तरह का वेरिएबल है, एक तरह से समझ लो कि कोई भी वैल्यू को हम अगर कुछ कैलकुलेट करके टेम्पोरेली अक्रॉस द रिपोर्ट, मतलब कि यहाँ पर तो ये जो डेटा मॉडल जो मैंने सेलेक्ट किया, ये ऐसा ऐसा डेटा मॉडल मान लो कि एक ही रिपोर्ट में मैं 10 ले सकता हूँ, ऐसा ऐसा बना सकता हूँ, है ना, अलग अलग। और या फिर एक दूसरे के साथ डिपेंडेंट हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है बहुत सारा। लेकिन अगर मान लो कि कोई एक एक्स जो डेटा मॉडल है उसमें से कुछ वैल्यू को उठा करके मैं एक तरह का कहीं वेरिएबल, तो यहाँ तो कोई ऐसा PL/SQL जैसा है नहीं ना कि एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसमें रख दिया, ये तो सब इंडिपेंडेंट है। अब इसके अंदर कोई दूसरा अगर मान लो यहाँ पे डेटा मॉडल बनाया, अब वहाँ पे मुझे इसका कुछ कैलकुलेटेड वैल्यू चाहिए होगा, तो कैसे लेंगे? तो इसलिए एक टेम्पोरली एक तरह से इसको समझ लो कि ये कॉलम जो है एक तरह से वेरिएबल है, स्टोर करने के लिए और देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ कैलकुलेट कर रहा हूँ, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे डाल दिया, या फिर इधर फार्मूला कॉलम में कैलकुलेट किया उस समय भी यहाँ डाल सकता हूँ। ठीक है, तो ये होल्ड करने के लिए वैल्यू को होल्ड करेगा। फिर कोई जब दूसरा डेटा मॉडल होगा उसके अंदर फिर कोई फार्मूला कॉलम भी होगा उसके अंदर खुद के, या फिर बाहर में एक और फार्मूला कॉलम होगा, तो उसको ये यूज कर सकते हैं। तो एक तरह से सिंपल ये वेरिएबल है। ठीक है, अब इसको कैसे यूज करेंगे? इसके यूज करने के बहुत तरीके हैं। जैसे कि मान लो कि ये जो फार्मूला कॉलम अभी मैंने दिखाया आपको, है ना, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, CP1 नाम है ना इसका, और ये CF1 है। तो लेट से मैं CF1 के F11 गया, और यहाँ पे कॉलन CP_1 में वैल्यू डाल दिया। क्या वैल्यू डाला? ये वैल्यू जो मैंने ऊपर अभी कैलकुलेट किया था, अभी कंपाइल किया तो हो गया। यानी क्या किया कि जब रिटर्न होने से पहले CP1 में भी सेम वैल्यू डाल दिया उसने। अब क्या होगा कि अब ये CP1 में जो वैल्यू है वो टोटल ऑफ सैलरी है पूरे एम्प्लॉयज़ का। तो अब इसको मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ, एक तरह का ये वेरिएबल है, इसमें वैल्यू असाइन हो गया, समझ लो। अब इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में अगर समरी के जगह पे यूज कर ही रहे हैं तो एक अच्छे तरीके से करते हैं। मान लो मैक्स लेते हैं। ठीक है, मैक्स ऑफ कमीशन_PCT। अब मैक्स से पहले मुझे थोड़ा एनवीएल लगा लेना होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉलम वैल्यू नल है। उस केस में ये पूरा एक्सप्रेशन ही मेरा नल हो जाएगा, इसलिए एनवीएल लिया, उसके ऊपर मैक्स लगाया। ठीक है, तो मैक्स ऑफ कमीशन फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल, यानी सबसे मैक्सिमम कमीशन का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, वी नम में डाल रहा हूँ, और वी नम का वैल्यू जो है आ, डाल दे रहा हूँ मैं फॉर्म अपने इसमें प्लेस होल्डर वाले कॉलम में। ठीक है, जो कि एक्टिंग एज ए वेरिएबल है ना, और फाइनली इसे रिटर्न कर रहा हूँ। अब यहाँ से रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं तो इसको कहीं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, चाहो तो यहाँ पे रिटर्न में विनम करूँ या ना करूँ, क्योंकि मैंने वो वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ डाल ही दिया था। रिटर्न में यहाँ डाल दो 0 या रिटर्न 1, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ रिटर्न करना है बस, इसको कहीं मुझे दिखाना तो है नहीं, तो सिर्फ रिटर्न कंप्लीट करना है क्योंकि ये फंक्शन है। तो रिटर्न 1 ही लिख दिया लेट से।
अब क्या हुआ कि CP1 में मेरा आ जाएगा वैल्यू, क्या आएगा, मैक्सिमम कमीशन वैल्यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक फार्मूला कॉलम लेता हूँ, लेट्स से ऐसा फार्मूला कॉलम लिया CF2, इसका नाम दे देते हैं समथिंग CF2 का, लेट्स से मैक्स कॉम नेम, यानी मैक्सिमम कमीशन का, या नेम के जगह पे ऐसा कर सकते हैं मैक्सिमम कमीशन एम्प्लॉय, कि मैक्सिमम कमीशन किस एम्प्लॉय को है। ठीक है, और जिस एम्प्लॉय का है मुझे उसका नाम रिटर्न करना है। तो यहाँ पर मैं इसका डेटा टाइप करता हूँ कैरेक्टर, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, और इसके अंदर PL/SQL ब्लॉक में जाता हूँ। तो यहाँ ये कैर हो गया। अब यहाँ पे लेते हैं, मान यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ़ CP1, यानी CP1 में मैंने डाला था ना मैक्सिमम कमीशन क्या था वैल्यू, लेट से मैक्सिमम कमीशन 1 है या फिर 2 है, मैक्सिमम कमीशन वैल्यू 2 है। तो अगर ये मैक्सिमम कमीशन वैल्यू 2 इक्वल्स टू, और ये जो डेटा जो आ रहा है मेरे पास, मान लो कि 100-200 डेटा आ रहा है, उसमें से कौन वाले किसी एम्प्लॉय के लिए तो वो ज़रूर वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू मैच करेगा किसी न किसी के साथ, है ना। लेट से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ अगर यहाँ पे करूँ, तो यहाँ पे जो कमीशन कॉलम है ना, नल नल तो है लेकिन कहीं पर वैल्यू भी तो होगा, तो इनमें से कोई मैक्स होगा। मान लो कि 0.25 इज़ द मैक्स, या अच्छा यहाँ पे देखो 0.3 मैक्स है। ठीक है, तो ये किसी ना किसी का तो होगा, पीटर का है मान लो, तो जिसके साथ वो मैच करेगा तो समझ लेंगे कि उस बंदे का फर्स्ट नेम हम लोग उठा लेंगे। ठीक है, अभी जस्ट एक ऐसे ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर CP1 इक्वल्स टू, यहाँ पे कमीशन_PCT अगर इक्वल्स टू होता है, कमीशन PCT आपका कॉलम है, टेबल का कॉलम जो मेरा उसमें है डेटा मॉडल के अंदर है, उसको रेफरेंस ले रहा है। ठीक है, देन क्या करना है आपको कि CP_2 या फिर CP_ ऐसा कर सकते हैं मैक्स कॉम नेम। ठीक है, एक और CP हम बनाएंगे और उसमें हम ये स्टोर कर देंगे वैल्यू नेम जिसका मैक्सिमम है। ठीक है, और यहाँ पर नेम के लिए क्या लेंगे, तो फर्स्ट नेम, क्योंकि वो भी कॉलम मेरे पास एग्जिस्ट करता है, और ये कर दो एंड इफ। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि CP1 का वैल्यू, CP1 में मेरा मैक्सिमम कमीशन है, अगर वो किसी एम्प्लॉय के कमीशन के साथ मैच कर रहा है तो उस एम्प्लॉय का नाम जो है कोई दूसरे CP कॉलम में डाल दो। एक और अभी CP कॉलम हम बनाने जा रहे हैं जिसमें वो नेम होल्ड करेगा। एक एक CP कॉलम मतलब फॉर्मूला, ये प्लेस होल्डर कॉलम में हमने मैक्सिमम कमीशन होल्ड किया था, और एक और सी का ये फॉर्मूला, ये प्लेस होल्डर कॉलम बनाएंगे जिसमें हम लोग नेम स्टोर करेंगे, और वो नेम सिर्फ एक ही नेम स्टोर होगा जिसका मैक्सिमम होगा। ठीक है, यहाँ डाल दिया। अब यहाँ से रिटर्न क्या करना है हमें, तो रिटर्न कुछ नहीं करना है हमें, तो रिटर्न 0 लिख दो या 1 कर दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रिटर्न में एक्चुअल वैल्यू तब ज़रूरत पड़ेगा जब हम इस कॉलम को कहीं पर प्रिंट करेंगे, किसी फील्ड के साथ असाइन करेंगे, करेक्ट। तो किसी फील्ड के साथ हमको लेना नहीं है, ये सिर्फ मुझे कैलकुलेट करके छोड़ देना है। तो ये कैलकुलेट करेगा और सिर्फ दूसरे वाले प्लेस होल्डर कॉलम में से वैल्यू डाल के छोड़ देगा और कुछ नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे मुझे एक दूसरा CP बनाना पड़ेगा। ठीक है, यानी प्लेस होल्डर कॉलम, और इसका नाम रखना पड़ेगा मुझे जो मैंने वहाँ लिया था, तो CP_मैक्स कॉम नेम, और इसका डेटा टाइप होगा कैरेक्टर, क्योंकि वहाँ से नाम, कोई नेम है किसी का वो इसमें असाइन करना है, तो इसका डेटा टाइप वैसे ही रखना होगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसके अंदर डेटा असाइन कर सकते हो। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लंबा चौड़ा सा ढेर सारा, है ना। ये परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप फिर इसको कहीं पे यूज कर सकते हो। अब अगर इसको मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करूँ,
ठीक है, अब सिंपलेस्ट फॉर्म करता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूजिंग है। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं एकदम सिंपल करता हूँ। यहाँ से ये क्वेरी को उठाता हूँ इतना पार्ट, ठीक है, और ऊपर के ये तीनों को डिलीट कर देता हूँ, भूल जा सब। सिर्फ एक रखता हूँ प्लेस होल्डर कॉलम और एक रखता हूँ फार्मूला कॉलम, बस इतना याद रखना है, ठीक है। वो वो तो सिर्फ आपको बताया कि आप इंटरचेंज इससे इधर का वैल्यू से यहाँ डालो, फिर यहाँ से वापस इधर डालो, आप कर सकते हो कुछ भी। वो वेरिएबल असाइनमेंट फिर वापस उससे ले सकते हो, ठीक है। अब उसका रियल हम एक एग्जांपल के लिए और सिंप्लिसिटी के लिए फिर से बनाते हैं और दूसरे तरीके से। इसमें क्या करेंगे हम लोग कि फार्मूला कॉलम में एम्प्लॉय नेम जो है, यानी इसके ऊपर मैं F11 करता हूँ और यहाँ पे इतना पार्ट को पेस्ट कर देता हूँ जो उधर से कॉपी किया था। यानी जो मैं अलग से ये कैलकुलेट कर रहा था, फिर किसी दूसरे प्लेस होल्डर में डाल रहा था, फिर प्लेस होल्डर से यहाँ यूज कर रहा था, तो वो चीज़ को यहाँ भी लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। तो यहाँ पे मैक्सिमम मैंने वैल्यू निकाला, ठीक है, वी मैक्सिमम कमीशन, ठीक है, जो वी नम में आया, और वो वापस लगे हाँ तो यहीं पे चेक कर लो ना कि आ, अगर इफ वी नम इक्वल्स टू कमीशन पीसीटी, कमीशन अंडरस्कोर पीसीटी, देन क्या करना है आपको, वो वहाँ पे डालना है जो एक मेरा बाहर में है, सीपी अंडरस्कोर मैक्स कॉम नेम करके, है ना। वहाँ क्या डालना है, तो फर्स्ट नेम डालना है, जो भी करंट रो का फर्स्ट नेम है, बस इतना ही करना है। और यहाँ पे एंड इफ कर दो, ख़त्म। ये एकदम सिंपल है ना। तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे आपका हर एक रो के लिए रन होगा ना ये वाला, क्योंकि इसको अंदर रखा है मैंने, तो ये हर एक रो के लिए रन करेगा। हालांकि ये बैड तरीका है क्योंकि हर एक रो के लिए बार बार ये क्वेरी कर रहा है, बट ठीक है, सब सिंपल के लिए मैंने रखा है कि अब वो क्या करेगा कि मैक्सिमम निकालेगा कमीशन, फिर वो उसी रो के कमीशन के साथ कंपेयर भी करेगा कि क्या वो जो मैक्सिमम निकाले हैं वो करेंट रो के कमीशन के साथ मैच कर रहा है। अगर मैच कर रहा है तो जो बाहर में एक फॉर्म प्लेस होल्डर कॉलम मैंने रखा है उसमें ये फर्स्ट नेम डाल दो करेंट रो का, बस इतना ही करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसने जिसके जिस भी एम्प्लॉय के लिए अगर 100 से ज़्यादा है तो इसमें से किसी न किसी का मैच करेगा, तो वो जिसके साथ मैच करेगा उस वाले बंदे का नाम इस वाले बाहर वाले प्लेस होल्डर कॉलम में डाल देगा, ठीक है। अब ये प्लेस होल्डर कॉलम जो है आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसमें F4 करते हैं, इसमें रिटर्न क्या करूँगा, अच्छा ये तो ऐसे ही रहेगा। हम्म, एक मिनट, यहाँ पे रिटर्न कैरेक्टर है, फिलहाल के लिए 1 रखता हूँ और इसको पहले किसी के साथ असाइन करते हैं। तो यहाँ पे इसका पेपर लेआउट में आता हूँ। अब ये बाहर का पार्ट है ना ये, तो किसी रिपीटिंग फ्रेम के अंदर तो डाल नहीं सकते हैं जो भी फील्ड ऐड करने वाले हैं, तो यहाँ पे रिपीटिंग फ्रेम को ये करता हूँ, मतलब मेन वाले जो फ्रेम है उसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, रिपीटिंग के अंदर नहीं डालेंगे। और यहाँ पे हम लोग एक लेवल ले लेते हैं, लेट से ऐसा एम्प्लॉय हैविंग मैक्स
कमीशन, ठीक है, ऐसा करके बना दिया। ये लेवल हो गया। क्या हुआ, ये अटक क्यों रहा है? ठीक है, और एक ये ले लेता हूँ फील्ड, जिसमें वो सीपी कॉलम का वैल्यू को एज ए सोर्स सेलेक्ट करेंगे। एक सी एफ है, एक सी पी मैक्स कॉलम नेम, मैक्स कमीशन नेम, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। अभी तो ये पेज नीचे नहीं दिखेगा, सबसे लास्ट में आते हैं। तो यहाँ उसने दिखाया जॉन, जॉन का है सबसे मैक्स, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा मॉडल में हर एक के लिए चेक करता गया, जिसके साथ वो मैक्स वाला मैच किया उसका नाम उसने इसमें डाल दिया, और इसका, और मैंने इस कॉलम को प्रिंट कर दिया पेपर लेआउट में यहाँ पे। तो मुझे उसका नाम दिख गया, जॉन का, ठीक है। तो ये हम लोग चाहे तो या प्रिंट करने के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसा होल्ड करने के लिए भी रख सकते हैं, या फिर कोई दूसरे फार्मूला में के लिए ये यूज का एज ए वेरिएबल ट्रीट करेंगे उसको, या फिर वापस कोई वैल्यू से फिर से वैल्यू इसका चेंज कर देंगे, इसको समझ लो एक वेरिएबल बस। तो ये तीन तरह का मेन कॉलम होता है, समरी, फार्मूला एंड प्लेस होल्डर, ठीक है। इसमें कोई डाउट? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभी यहाँ पे जैसे किसी फर्स्ट नेम लिया है, ठीक है, अब यहाँ पे इसी के ऊपर मैं ये वाला फार्मूला कॉलम पे F11 करता हूँ, और यहाँ पे मैं असाइन कर रहा हूँ ना मैस कॉम नेम में, तो फर्स्ट नेम है ना, यहाँ पे कॉन्केटिनेट कर दो कुछ और भी वैल्यूज़ की फर्स्ट नेम, और सिंगल वैल्यू में डाल दो स्पेस दे करके सैलरी कॉलन स्पेस, फिर यहाँ पर एक्चुअल में उसका सैलरी क्या है ऐसा डाल सकते हो, एंड एज वेल एज आप जितना चीज़ डालना है डाल दो। यहाँ पे आप कमीशन डालना है कि वो जो मैक्सिमम कमीशन था वो आखिर क्या वैल्यू है ना। ऐसा करके आप पूरा एक स्टेटमेंट बना सकते हो, क्योंकि ये सारे कॉलम तो आपके पास अवेलेबल है एक पर्टिकुलर रो के लिए, वो जो भी कॉलम्स हैं वो सभी अवेलेबल है आपके पास। तो आप उसमें से डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय आईडी, कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, उस बंदे का सारा वैल्यू आप यहाँ से यूज कर सकते हो। और वो एक तरह से सिर्फ नेम ही नहीं, एज ये पूरा स्टेटमेंट इस एज स्ट्रिंग जाएगा इसको, ठीक है। तो इसका जो F4 करते हैं, ये अब इसको थोड़ा सा बड़ा करना होगा डेटा टाइप, कि ऐसा ना हो कि 100 में फिट ना हो, तो इसको मान लो कि 200 कर दो, है ना। और प्लेस होल्डर को भी यहाँ पे चाहो तो 200 कर दो, ताकि कहीं पे कुछ लेंथ का इशू ना आए, ठीक है। अब अगर उसको मैं वापस रन करता हूँ, तो मुझे बाकी डिटेल्स भी उस बंदे की दिखेगी इस नाम के साथ साथ, ठीक है। और थोड़ा सा इसको बड़ा भी करना होगा, है ना। तो अलग अलग फील्ड में लेने से अच्छा है कि यहाँ पर देखो कि ये एम्प्लॉय हैविंग मैक्सिमम कमीशन तो जॉन है। हालांकि ये स्टेटमेंट अच्छा साफ साफ नहीं दिख रहा है, वो तो जब एक्चुअल में आप इम्प्लीमेंट करोगे तो थोड़ा सा फॉर्मेटिंग प्रॉपर करोगे ही। तो ये जॉन है, उसका सैलरी है इतना, और उसका कमीशन है 4, 4 नहीं है 0.4 एक्चुअली में, ठीक है। आप मल्टीपल फील्ड्स में भी ले सकते हो, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लो कि यहाँ पे आप अलग अलग 3 प्लेस होल्डर कॉलम ले लो, एक में नेम स्टोर करो, एक में सैलरी, एक में कमीशन, है ना। और यहाँ से एक बार में इधर फार्मूला कॉलम एक ही रहेगा, लेकिन एक बार में आप तीनों वैल्यू तीनों में डाल दो अलग अलग वैल्यू, है ना। 3 असाइनमेंट कर सकते हो ना ऐसा, 3 बार, कि यहाँ नेम वाला में नेम एंड मान लो कि एक सैलरी का बना लिए, और एक कॉम के लिए बना लिए जिसमें कमीशन वैल्यू होगा,
नेम वाला में सिर्फ नेम असाइन होगा, ये पार्ट इतना नहीं रहेगा। एंड सैलरी वाले में सिर्फ सैलरी रहेगा। और फिर उसको वहाँ पे आप फील्ड को अलग अलग दिखाओ, है ना। ऐसे ऐसे भी तो असाइन कर सकते हैं, तीन अलग अलग बना करके। और फिर वहाँ तीन फील्ड होगा अलग अलग, है ना। और उन तीनों का सोर्स एक एक करके ये सेट कर सकते हो। तो ऐसे भी कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि इसको यूज कैसे करना है, ये इसको बस एक वेरिएबल जैसा यूज करना है बस। थ्योरी यही है। हम्म। ठीक है। अभी आते हैं, इसमें नेक्स्ट फेज है प्लेस होल्डर कॉलम हो गया। एक्चुअली तीन तरह का कॉलम कंप्लीट हो गया। उसी तरह पैरामीटर्स पे आते हैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था बाइंड पैरामीटर्स, है ना। मतलब रिपोर्ट पैरामीटर्स, एक्चुअली वो एक बाइंड पैरामीटर भी होता है, उसको बाइंड जैसा यूज करते हैं। तो जो रिपोर्ट पैरामीटर्स थे वो मैं पहले फिर से बनाता हूँ और बताता हूँ कि डिफरेंस क्या है। तो पहले ये जान लो कि रिपोर्ट के लिए जो पैरामीटर्स था वो एक तरह से वो बाइंड वेरिएबल जैसा बिहेव करता था। उसमें हम लोग वैल्यू पास करते थे रन टाइम में, कि डिपार्टमेंट आईडी के लिए वैल्यू दो, तो वो अगर 10 डालेगा तो 10 नंबर डिपार्टमेंट के लिए हम लोग डेटा ले आते थे। करेक्ट। और ये लेक्सिकल पैरामीटर क्या होता है कि ये इसमें वैल्यू नहीं पास करते हैं, इसमें कंडीशन इटसेल्फ पास कर देते हैं कि कंडीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है। वो मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा कि वैल्यू पास करना और कंडीशन पास करना में डिफरेंस क्या है। ठीक है। तो पहले एक पैरामीटर बनाते हैं। ठीक है। यहाँ पर ले लिया एक पैरामीटर P1, यूजर पैरामीटर्स, है ना। कुछ तो सिस्टम डिफाइंड पैरामीटर्स होते हैं, वो छोड़ के उसके अलावा हम लोग यहाँ यूजर पैरामीटर्स मान लो P1। तो अब इसका नाम चेंज कर देते हैं। लेट से इसका नाम है P_डेप्थ। ओके। एंड उसका डेटा टाइप है 20, एंड इनिशियल वैल्यू कुछ डालना है, मास्क फॉर्मेट। और फिर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ वो तो बताए थे, अभी सिर्फ इतना ही रखते हैं। लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ अगर रखना है तो फिर मुझे क्वेरी लिखना पड़ेगा, या फिर ऐसा कर सकते हैं स्टैटिक वैल्यू डालते हैं फ़िलहाल के लिए। मान लो 10 है, फिर 20 है, 30 है, 60 एंड 90, ये सब डिपार्टमेंट्स हैं। ओके। मैंने 5 वैल्यू डाल दिए। अभी P_डेप्थ। अब यहाँ पे डेटा मॉडल में जाएंगे, यहाँ वेयर क्लॉज में जाएंगे इस क्वेरी में, और हम लोग यहाँ पर लिख देंगे वेयर डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू P_डेप्थ, है ना। ऐसा कर देंगे। ओह सॉरी, यहाँ आगे में कॉलन लगाना होगा। तो ये जो है P_डेप्थ जो है, अब रन टाइम में हम लोग P_डेप्थ में जो भी वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा। कि 10 अगर डालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्वेरी में आकर के चेंज हो जाएगा 10, डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू 10। तो ये बाइंड वेरिएबल है। और बाइंड वेरिएबल को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो आगे में प्रीफिक्स करते हैं कॉलन से। करेक्ट। और जो लेक्सिकल पैरामीटर होता है वहाँ पर कॉलन के जगह पे एम्परसेंट देते हैं। ठीक है, तो वो बताएंगे। तो अभी फिलहाल बाइंड वेरिएबल विच इज़ रिपोर्ट पैरामीटर्स, तो ओके किया, पी डिपार्टमेंट बन गया। अब यहाँ पे आते हैं इधर पैरामीटर फॉर्म में। हम्म, यहाँ पे एक क्विकली एक लेवल ले लेते हैं डेप्थ करके, और एक फील्ड ले लेते हैं इसके ऊपर F4 करके। इसका सोर्स ले लेते हैं P_डेप्थ जो अभी हमने बनाया, है ना, पैरामीटर्स। यहाँ पर दिखेगा मुझे P करके, देखो P_डेप्थ आ गया जो मैंने पैरामीटर बनाया था। और उसमें मैंने ऑलरेडी वहाँ पर लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ भी असाइन किया था, तो इसमें मुझे लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ भी दिख जाएगा। तो सिर्फ यहाँ सोर्स सेलेक्ट करके छोड़ देना है। ठीक है। तो अभी इसको रन करते हैं। इतना पहले कंट्रोल के, कंट्रोल एस, रन।
तो सबसे पहले पैरामीटर फॉर्म खुलेगा, तो यहाँ पर 1020 करके आ गया, लेट से 10 सेलेक्ट किया, यहाँ पर इसको रन किया या इंटर दबाओ, तो ये डिपार्टमेंट 10 के लिए रन हो गया है ना। इसके लिए एक ही है, जेनिफर ओनली, ठीक है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे हमने क्या दिया, रन टाइम में हमने इसमें रन टाइम में वैल्यू प्रोवाइड किया है ना, 10 20 जो भी है, तो ये वैल्यू दे रहे हैं इसको, ठीक है। जो भी वैल्यू दे रहे हैं वो मेरा वेयर क्लॉज में कॉलम के अगेंस्ट में इक्वल्स टू के साथ सेट हो जा रहा है, या और एल एच एस और आर एच एस दोनों ट्रू हो जा रहे हैं, यानी डिपार्टमेंट आई डी इक्वल्स टू 10 या फिर डिपार्टमेंट, ये वैल्यू रिप्लेस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके जगह पे इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे से कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के जगह पे यहाँ पर डायरेक्ट लिखता हूँ विदाउट वेयर। एम्प्लॉयज़ के जस्ट बगल में, टेबल के बगल में एम्परसेंड का साइन दिया, और यहाँ मान लो रख दिया मैंने माई कंडीशन, ऐसा कुछ डाल दिया, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिखा माई कंडीशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ABC। तो एम्परसेंड का से डिनोट करते हैं वो लेक्सिकल पैरामीटर हुआ, और जो कॉलन से डिनोट करते हैं आगे में प्रीफिक्स करते हैं वो हो गया बाइंड पैरामीटर्स, है ना, ठीक है। तो ये लेक्सिकल पैरामीटर, बाइंड पैरामीटर्स में हम लोग वैल्यू पास कर रहे थे, और लेक्सिकल पैरामीटर में हम लोग वैल्यू पास नहीं करेंगे, हम लोग वहाँ पे कंडीशन पास करेंगे, यानी इसका इनपुट वैल्यू जो होगा वो एक कंडीशन होगा, ठीक है। और इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसको मैं हटा ही देता हूँ, इतना ही रखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज और डायरेक्ट एम्परसेंड माई कंडीशन, ठीक है। ओके करो। ये बोल रहा है कि लेक्सिकल पैरामीटर, देखो क्वेरी वन क्रिएटेड दी लेक्सिकल पैरामीटर माई कंडीशन लिख रहा है ना, तो ओके कर दिया। अब ये लेक्सिकल पैरामीटर बन गया। अब इसको अगर इधर आकर के भी देखोगे यहाँ पे पैरामीटर्स में, तो देखो यहाँ माई कंडीशन बन गया, एक माई डिपार्टमेंट पहले से था। अब ये यूज़ नहीं होगा, माई डिपार्टमेंट को भी एक काम करता हूँ मैं, यहाँ से डिलीट करता हूँ थोड़ी देर के लिए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। और पैरामीटर फॉर्म में भी जा करके मैं वो हटा देता हूँ, ये दोनों, सब कुछ क्लियर, पहले हटा दिया जैसे था, सिर्फ मैंने रखा लेक्सिकल पैरामीटर। ओके, कंपाइल करता हूँ, सेव करता हूँ, अब रन करता हूँ। रन करेंगे तो ये रन टाइम में देखो यहाँ माई कंडीशन करके खुद बनाया, और ये बोल रहा है कि वैल्यू दो। तो वैल्यू में यहाँ पे हम 10 20 तो देंगे नहीं, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि वेयर क्लॉज में डिपार्टमेंट है या फिर कुछ, तो ऐसा लिखा नहीं है वहाँ पे कि एम्प्लॉय आईडी का 10 है या 20 है, क्या पास करूँ मैं यहाँ। तो यहाँ आपको कंडीशन पास करना है। कंडीशन में आपको एक्चुअली में क्वेरी को कंप्लीट करना है। आपका क्वेरी क्या था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़। अब आपको कुछ फिल्टर लगाना है, तो आप वो फिल्टर यहाँ खुद ही लगा लो। तो कैसे लगाएंगे, जैसे यहाँ पर लिखो वेयर, अगर मान लो यहाँ पर लिख दिया वेयर 1 = 1, यानी एक नॉर्मल कंडीशन है ना। तो वेयर 1 = 1 मतलब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़, उसके बाद ये जोड़ देगा इतना पार्ट उसमें, वेयर 1 = 1 यानी सारे रिकॉर्ड, है ना। इंटर दबाया तो ये मुझे देखो सारे रिकॉर्ड दे दिया, है ना। अभी इसको वापस से रन करते हैं, अब सारे रिकॉर्ड नहीं चाहिए, तो यहाँ फिर से लिखो वेयर DEPART डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID =30। आप अगर ऐसा लिखोगे तो डिपार्टमेंट 30 के लिए देखो डिटेल दे दिया। अब ये डायनेमिक है पूरी तरह से, कि अगर कल होकर के उसमें क्या था प्रॉब्लम, कि आपको डिपार्टमेंट दिया तो आप सिर्फ डिपार्टमेंट का ही फिल्टर कर सकते हो, किसी एम्प्लॉय का नहीं कर सकते हो, कि अगर किसी एक एम्प्लॉय का चाहिए तो, या फिर कोई डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के अलावा अगर मान लो सैलरी पे चाहिए, या फिर आपको किसी का जॉब ड्यूटीज़ पे चाहिए फ़िल्टर, तो आपको उतने सारे फ़िल्टर लगाने पड़ते हैं वहाँ पे। कल होके कोई बोलेगा एक और फ़िल्टर चाहिए, तो एक और कंडीशन लगाना होता है, एक और पैरामीटर ऐड करना पड़ता। इसमें फ़ायदा ये है कि आप रन टाइम में खुद ही चेंज कर लो। अगर आपको डिपार्टमेंट वाइज नहीं चाहिए, मान लो आपको चाहिए वेयर सैलरी लेस देन या फिर ग्रेटर देन 30,000, तो आप ये मारो, तो आपका उसके हिसाब से डेटा है, किसी का है ही नहीं इतना सैलरी। सब कुछ वेयर क्लॉज पूरा लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पर मान लो वेयर लिखा, अभी सैलरी ग्रेटर देन 10,000 देखते हैं, ठीक है। तो देखो 10,000 से ज़्यादा आ गए, 30,000 तक से ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन 10,000 से ज़्यादा है। तो आप रन टाइम में कंडीशन ही चेंज कर दे रहे हो पूरा, या तो डिपार्टमेंट पे या तो सैलरी पे, या फिर वेयर लिख सकते हो फर्स्ट नेम लाइक एस, तो एस से जिसके भी नाम शुरू है
आप वो यूज कर सकते हो, है ना। तो यहाँ मान लो कि लिख देते हैं फर्स्ट नेम लाइक, और यहाँ पे एस परसेंट, है ना। तो देखो एस वाले जितने आ गए सब। तो यानी आप जो क्वेरी में आप लिखते वेयर क्लॉज, ये पूरा वेयर क्लॉज आप यहाँ लिख सकते हो। तो ये कम्प्लीटली डायनेमिक है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल पैरामीटर, यानी इसमें हम लोग, अभी आपने क्या देखा कि यहाँ पे मैं वैल्यू पास नहीं कर रहा हूँ, इसका वैल्यू खुद अपने आप में एक कंडीशन है, इट्स वैल्यू इटसेल्फ इज ए कंडीशन, है ना। ये भी तो एक तरह का वैल्यू ही है ना उसके लिए, लेकिन ये हमारे लिए कंडीशन है ना। अब यहाँ पर ये बार बार वेयर अगर नहीं लिखना है, सर दर्द से बचना है, तो आप थोड़ा सा इसका इनिशियल वैल्यू सेट कर दो, एटलीस्ट कम से कम कि अगर कम से कम कुछ ना करे तो वेयर अपने आप पहले से लिख के आए, हमको बार बार वेयर तो ना लिखना पड़े, क्योंकि वेयर तो लिखना है एनीवे। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज में माई कंडीशन पे जाके वेयर वन इक्वल्स टू वन इतना लिख के रखो। अब आगे से आपको अगर एंड लगाना है तो एंड कंडीशन लगाना, और नहीं तो उतने पे एंटर करना, तो कम से कम सारे डेटा तो आ जाएंगे आपको कोई बिना कुछ लिखे, है ना। तो इतना पे अगर अब मैं रन करूं और बिना कुछ लिखे रन करना चाहता हूं, तो सीधा ऐसे रन कर दो, ठीक है। ये ऐसा क्यों, अच्छा यहाँ पे है। अरे ये गायब कैसे हो गया, 1 मिनट, क्या हुआ। कंट्रोल के, कंट्रोल एस, एक बार वापस जाता हूँ उधर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में, इधर माई ऑब्जेक्ट नेविगेटर में माई कंडीशन F4, ये गायब हो गया। अच्छा इधर लिखा ही नहीं था, मतलब हट गया होगा ठीक से। तो वेयर वन इक्वल्स टू वन, है ना, ऐसा लिख दिया, बाहर क्लिक किया, ये वैल्यू सेट हो गया। अभी इसको रन करते हैं, कंट्रोल के एस, नाउ रन इट। तो ये देखो पहले से इतना वैल्यू सेट है, हमें कुछ नहीं करना है, तो फिर इतने ही पे रन कर दो। और अगर आगे आपको और चाहिए फिल्टर, तो फिर यहाँ पे स्पेस भी मैंने दे के रखा है, बस खाली एंड लिखना है। और आपको डिपार्टमेंट्स या फिर कोई भी फिल्टर चाहिए कि एक सीधा एक एम्प्लॉय का देखना है, तो एम्प्लॉय आईडी को 200, तो एक एम्प्लॉय का दिखेगा सिर्फ, है ना। तो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड लेक्सिकल पैरामीटर। तो बस इतना याद रखना है कि बाइंड वेरिएबल, बाइंड पैरामीटर जो होता है उसमें वैल्यू पास करते हैं, लेक्सिकल पैरामीटर में हम लोग कंडीशन पास करते हैं। और बाइंड पैरामीटर में प्रीफिक्स होता है कॉलन, और लेक्सिकल पैरामीटर में होता है प्रीफिक्स एम्परसेंट। और आप यहाँ पहले से वेयर लिखोगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के जस्ट बाद मैंने ये लिखा है, तो वो क्वेरी को क्या लग रहा है कि ये एम्प्लॉय के बाद कुछ भी लिख, टेबल के बाद कुछ भी लिखते हैं तो वो उसको अलियास समझता है ना। तो इसलिए वो क्वेरी कंप्लीट हो जा रहा है। अगर आप चाहोगे कि नहीं मैं ऐसे वेयर लिखूं और उसके बाद यहाँ पे एम्पर, ये वाला दो एम्पर सेंड करके, तो वेयर के बाद तो उसको कोई कंडीशन चाहिए, वो एज पर स्टेटमेंट वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, ये देखो एरर देगा। अरे दिया नहीं, अच्छा WHERE, देखो ये बोल रहा है कि मिसिंग है कुछ, क्योंकि उसके हिसाब से लेफ्ट LHS और RHS के फॉर्मेट में चाहिए उसको। तो वेयर के बाद तो आपने एक ही वर्ड लिखा, फिर इक्वल्स टू या लेस देन या कोई चीज़ कुछ भी नहीं लिखा, तो इसलिए वो गलत बता रहा है। तो इसलिए वेयर आपको यहाँ नहीं लिख सकते, आप ऐसे ही लिखो डायरेक्ट। आपको कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करना है तो वह इनिशियल में ही पहले से दो तीन एंड कंडीशन अच्छे से लिख के रखो, कि जो आपको हर बार चाहिए। आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगा तो फिर आप वो फिर से वहाँ टाइप कर लेना रन टाइम में, है ना। तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो लेक्सिकल पैरामीटर, ठीक है। अब इसी में और क्या बचा है, एक है आपका रिपोर्ट ब्लॉक, है ना। रिपोर्ट ब्लॉक क्या होता है, ये कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है, खास चीज़ नहीं है, बट ठीक है, देखते हैं। हम्म, एक काम करते हैं, एक डिपार्टमेंट पे बनाते हैं, इसको बंद करते हैं क्विकली। एक
डिपार्टमेंट का कोई रिपोर्ट बना लेते हैं। इसका नाम रखते हैं डेप्थ डिटेल्स। लेट से रिपोर्ट पैरामीटर के लिए एग्जांपल लेता हूँ, तो सबसे पहले सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डिपार्टमेंट्स। नेक्स्ट, यहाँ पे लेट से सभी ले लिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ नहीं, एक सिंपल बना लेते हैं पहले डिपार्टमेंट्स पे। ये ऐसा बन गया है ना। हैंग हो रहा, एक मिनट। हाँ, इतना पहले सेव कर लेते हैं। RDF लेट से EMP अंडरस्कोर व्हाट रिपोर्ट अंडरस्कोर ब्लॉक, रिपोर्ट ब्लॉक के ऊपर कर रहे हैं ना। ठीक है, इतना सेव हो गया। अब रिपोर्ट ब्लॉक में क्या है कि पेपर लेआउट में जाओ आप, यहाँ पर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर रिपोर्ट ब्लॉक है लास्ट में। ये रिपोर्ट ब्लॉक कुछ नहीं है, जो आपका ऑलरेडी जो ये जो दिख रहा है ना फ्रेम्स एंड उसके ऊपर फील्ड्स जो लगाए हुए हैं ऑलरेडी, बस वही है। आपको वैसे ही अलग से एक और चाहिए तो आप यहाँ पर रिपोर्ट ब्लॉक ऐसे करके ऐड कर दो। ठीक है, और यह फिर आपसे एक रिपोर्ट, इसी के अंदर रिपोर्ट के अंदर एक और पैरेलल रिपोर्ट आपका बन जाएगा। देखो ये फिर से पूछ रहा है कि रिपोर्ट ब्लॉक यानी आप अगर, ऐसा हम लोग कब होता था कि ये जो टेबुलर फॉर्मेट या ग्रुप लेफ्ट ग्रुप है वो हम लोग कब करते थे कि वो एक नया रिपोर्ट में बन जाता था, एक अलग फाइल बनती थी उसकी, है ना। तो एक एग्जिस्टिंग रिपोर्ट के पेपर लेआउट में फिर से एक और रिपोर्ट चाहिए, यानी नेस्टेड ऑफ रिपोर्ट, तो उसके लिए ये रिपोर्ट ब्लॉक है। ठीक है, अब ये कैसे समझेंगे कि देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक नया रिपोर्ट बनाते थे तो ये पेज खुलता था, करेक्ट, कि आपको रिपोर्ट किस तरह का बनाना है। तो जिस तरह का भी रिपोर्ट बनाते थे, यानी मान लो कि ये टेबुलर या ग्रुप लेफ्ट या ग्रुप एबव, तो वो एक तरह का रिपोर्ट बनता था, है ना। और वो एज ए सेपरेट फाइल होता था। अगर टेबुलर बनाया तो टेबुलर के एक अलग रिपोर्ट है, ग्रुप लेफ्ट है तो ग्रुप लेफ्ट का अलग रिपोर्ट है। अब इसमें इस रिपोर्ट ब्लॉक का काम क्या है कि आपका कोई भी तरह का पहले से इसमें से कोई भी तरह का रिपोर्ट बना हुआ है ऑलरेडी, अब उसके ऊपर आपको फिर से एक और रिपोर्ट बनाना है, लेकिन सेपरेट फाइल में नहीं, उसी फाइल के अंदर, है ना। अभी यहाँ पर क्या हो रहा था कि सेपरेट सेपरेट बन जा रहा था, लेकिन जो आप नया बनाने वाले हो वो उसी रिपोर्ट के अंदर एक और रिपोर्ट बना रहे हो, तो ये पूरा रिपोर्ट को ही उसके अंदर आप मर्ज कर दे रहे हो। तो ये है आपका रिपोर्ट ब्लॉक का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर उसको करके देखते हैं। तो करके देखने के लिए यहाँ पर अगर आप रिपोर्ट ब्लॉक लोगे तो यहाँ पे आपका डेटा मॉडल में क्या है, अभी डिपार्टमेंट का है ना डिटेल, तो डिपार्टमेंट का ही डेटा लेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट। इसके पास देखो अवेलेबल ग्रुप में एक ही है, ठीक है, तो उसी को लेगा। तो ये काम करते हैं, हमें अवेलेबल ग्रुप का तो ऑलरेडी वो डेटा है ही, तो सिर्फ फिर से बना के वो ऐसा क्या मतलब है। तो उसके लिए एक एम्प्लॉय वाला ले लेते हैं, लेट से एक यहाँ क्वेरी ले लेता हूँ ये वाला, और ये डिपार्टमेंट बना हुआ ऑलरेडी, तो मैं लेता हूँ इस बार सेलेक्ट एम्प्लॉई अंडरस्कोर ID कॉमा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा सैलरी कॉमा डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID फ्रॉम एम्प्लॉयज। ठीक है, इतना सिंपल अभी रखते हैं इसको। नेक्स्ट किया, ओके, एक अलग डेटा मॉडल बन गया। अब आते हैं वहाँ पे फिर से। तो यहाँ पर मेरे पास डेटा सोर्स 2 हो गया है, तो रिपोर्ट ब्लॉक को यहाँ पर ऐसे क्लिक किया तो ये विजार्ड खुलेगा। लेट से कि अभी ये टेबुलर ही लेता हूँ और इसका जो टाइटल होगा उसका नाम रख देता हूँ EMP डिटेल्स। यहाँ नेक्स्ट किया। अब ये पूछ रहा है देखो कौन सा लेना है, तब मेरे पास 2 हो गया तो मैं एम्प्लॉय वाला लेता हूँ। और ये बोल रहा है कि डाउन या अक्रॉस, या फिर डाउन अक्रॉस या फिर अक्रॉस डाउन, कैसे दिखाना है आपको ये करंट में। तो मुझे डाउन दिखाना है, यानी ऐसे ऊपर से नीचे डेटा आएगा ना, जैसे अभी आपका डिपार्टमेंट का दिख रहा था, तो मैं वैसा लेना चाहता हूँ। तो नेक्स्ट किया।
इसमें से कौन कौन से चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये सारे दिखा रहे हैं, जो डिपार्टमेंट का था उसका भी और जो मेरा अभी नया ऐड किया मैंने वो भी। तो आपको जो जो चाहिए आप वो यूज कर सकते हो। लेट्स से कि मैं अभी यहाँ से यहाँ तक एक एक करके लेता हूँ, एम्प्लॉय फर्स्ट लास्ट डिपार्टमेंट ये सब लेता हूँ। नेक्स्ट कुछ नहीं करते हैं फिलहाल, बस ये फिनिश करते हैं इसको सिंपल। ठीक है, देखो इसने बना दिया सेपरेट रिपोर्ट, इसी के अंदर एक और है ना, ये बन गया। अभी इतना को अगर सेव किए कंपाइल किए और रन करते हैं तो ये दोनों सेपरेटली, एक पहले रिपोर्ट ये वाला फिनिश कर लेगा, इसका जितना भी रिकॉर्ड होगा 10 रिकॉर्ड 20 रिकॉर्ड या 10,000 रिकॉर्ड, वो जब कंप्लीट होगा तब नेक्स्ट ब्लॉक शुरू करेगा। तो और नेक्स्ट ब्लॉक देखो इसने अभी शुरू किया है ना, जिसका एक दूसरे से लेना देना नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट हैं। अब ये भी अपना इसका जितना रिकॉर्ड होगा उतने तक ये चलेगा आगे, है ना। अगर लास्ट तक जाए तो ये पेज नंबर पेज 4 तक गया और यहाँ तक रिपोर्ट उसने प्रिंट किया। और देखो यहाँ उसने ईएमपी डिटेल्स करके हेडिंग दे दिया था, है ना। जैसे यहाँ डेप्थ डिटेल्स है वैसे इसका भी नाम उसने ईएमपी डिटेल्स रखा, जो हमने वहाँ डाला था इसका विजार्ड में, है ना। तो ऐसा है, ये आपका इंडिपेंडेंट आप बनाना सकते हो, आप मैनुअली भी बना सकते थे ऐसा, है ना, इसमें कोई बिग डील नहीं था। बट मेनी केसेस में आपको हेल्प करेगा, जब आपका रिपोर्ट ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स हो गए तो अभी बहुत सिंपल दिख रहा है इसीलिए। तो ये होता क्या है वो जानना है। अब इसी में आप इसको चाहो तो थोड़ा सा आप खुद से एडवांसमेंट कर सकते हो, कि मान लो कि ये मुझे, मैं चाहता हूँ कि अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सारे रन हो जा रहे हैं डिपार्टमेंट्स, तब वो आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट 10 जो है, जो डिपार्टमेंट 10 है उसके अंदर डिपार्टमेंट 10 वाले नीचे के एम्प्लॉय आए, और डिपार्टमेंट जो 20 है उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंट 20 वाले आए। ऐसा करना चाहता हूँ मैं, एक दूसरे को इंटरलिंक करना चाहता हूँ, या भी दोनों अलग अलग सेपरेटली बिंदास रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि डिपार्टमेंट वाइज एक दूसरे से वो अलाइन हो जाए, उसका 10 का इसके 10 के साथ, ठीक है, ऐसा करना चाहता हूँ। तो वो भी बहुत सिंपल है। सिंपल है, आपको ये दोनों डेटा मॉडल को जोड़ना पड़ेगा। अब जोड़ने के लिए बीच का लिंक क्या है कि मेन कॉमन की क्या है, तो कॉमन है दोनों में डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पर जो आप ले सकते हो डेटा लिंक, है ना, ये डेटा लिंक लिया, यहाँ डिपार्टमेंट आईडी पे क्लिक किया और खींचते हुए इसके डिपार्टमेंट आईडी पे क्लिक करके छोड़ दिया। तो ये डिपार्टमेंट आईडी से लिंक हो गया, यानी इसके एक डिपार्टमेंट के लिए इसके डिपार्टमेंट का जो जो डेटा होगा सिर्फ वही दिखाएगा वो, है ना। अब मैं इधर आता हूँ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैं सेलेक्ट ऑल करता हूँ और इसको ये करता हूँ, लेट से इसको सबसे ये 5-6 बार दबा दिया ताकि इसका सबसे पेरेंट फ्रेम सेलेक्ट हो जाए, है ना। उसको थोड़ा बड़ा करते हैं थोड़ी देर के लिए, यानी रिपीटिंग में नहीं डाल रहे हैं, बाहर डाल रहे हैं। इसको मैं कट करता हूँ पूरा, और इसके वाइट वाले यानी प्लेन वाले जो फ्रेम है रिपीटिंग नहीं है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। और कुछ नहीं करना है, अभी भी यहाँ पे एक दूसरे को लिंक करना है, वो ऑटोमेटिक लिंक कर लेगा। ये क्या करेगा कि जब डिपार्टमेंट 10 को प्रिंट करेगा तो फिर यहाँ जाएगा, बोलेगा कि तुम्हारा जो डिपार्टमेंट 10 है सिर्फ तुम उसको प्रिंट करो, बाकी को मत करो प्रिंट। तो ये जो नीचे वाला जो ब्लॉक है वो सिर्फ डिपार्टमेंट 10 का प्रिंट करेगा। फिर ये ऊपर आएगा कि डिपार्टमेंट 20 को प्रिंट करेगा, फिर नीचे वाले ब्लॉक को बोलेगा कि तुम सिर्फ डिपार्टमेंट 20 वाले को ही प्रिंट करो। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ वो लिंक हो गया अब, है ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट वाइज वहाँ लिंक कर दिया डेटा मॉडल में। बस इसको कंपाइल कर देते हैं, सेव कर देते हैं, रन कर देते हैं। लेकिन कुछ वैसा हुआ क्या, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा, दिस इज़ वाई कि मुझे एक्चुअली में रिपीटिंग फ्रेम में डालना पड़ेगा ना कि प्लेन फ्रेम में, इसलिए शायद से ये काम नहीं कर रहा है। माय बैड, कि इसको कट पेस्ट करके मैं इसको नीचे वापस पहले बाहर ले आता हूँ, और यहाँ जो लोकेशन आईडी है इसके ऊपर करके पेरेंट फ्रेम जो इसका रिपीटिंग फ्रेम है, इसको जरा F4 करके देख लेता हूँ कि रिपीटिंग फ्रेम वही वाला है क्या, डिपार्टमेंट जी डिपार्टमेंट उसका सोर्स होना चाहिए। तो जी डिपार्टमेंट सोर्स है, यानी दिस इज द रिपीटिंग फ्रेम। इसके अंदर उसको डाल देते हैं, बट ऐसा होना नहीं चाहिए, बट ठीक है देखते हैं।
लेट्स कट इट। इसके अंदर डालने की ज़रूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। फ्रीक्वेंसी का एरर ना दे, मुझे तो वही लग रहा है। नहीं, ठीक है। तो ये लिंक जैसा हमने यहाँ लिंक किया डेटा मॉडल में एक दूसरे के साथ, वैसे ही फ्रेम फ्रेम का भी लिंक करना पड़ेगा, तभी होगा। तो ये डिपार्टमेंट के फ्रेम के अंदर मैंने ये इसके फ्रेम को डाला, पूरे को, रिपोर्ट ब्लॉक को। तो ये लिंक हो गया। यानी डिपार्टमेंट 10 के अंदर जेनिफर है, फिर डिपार्टमेंट 20 के अंदर ये माइकल एंड पैट है, फिर डिपार्टमेंट 30 के अंदर ये सारे हैं, डेन, अलेक्जेंडर, और इस तरह से एक दूसरे से लिंक हो गया। तो ये पूरा का पूरा रिपोर्ट ब्लॉक उसके हर एक रिकॉर्ड के लिए रिपीट कर रहा है, और उससे रिलेटेड डेटा के लिए रिपीट कर रहा है ना। तो ये है ये रिपोर्ट ब्लॉक। क्या क्या? विजार्ड के थ्रू? हाँ, वहां से भी कर सकते थे, वो करके देखोगे हो जाएगा। हम्म। ठीक है।